Hey, hello everyone, welcome back to another video of my YouTube channel, that is Chem Blog by IITian. आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25। लेक्चर थोड़ा रुक रुक के आ रहा है बिकॉज मेरा काम में थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। रात तक रुकना पड़ता है, इसीलिए लेक्चर शूट नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके रेगुलर लेके आऊं आपके लिए। ओके एंड वन मोर थिंग, लास्ट लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। वो थोड़ा इन डेप्थ जा रहा था, बट उतना डेप्थ आपको जेई मेंस नीट के लिए जरूरी नहीं है। बस इतना आप जान लो, जॉन टेलर डिस्टोर्शन किसमें होता है। लास्ट में हमने पढ़ा था ना, जॉन टेलर थ्योरम क्या है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन किसमें होता है, किसमें स्ट्रॉन्ग होता है, किसमें नहीं होता है और किसमें कम होता है, पढ़ा था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो होता है जॉन टेलर डिस्टोर्शन ऑक्टाहेड्रल केस में दो तरह से होता है। एक होता है टेट्रागोनल एलोंगेशन, एक होता है टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, जेड आउट कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी जेड जो ऑर्बिटल है ना वो आउट यानी इलोंगेट होंगे वो, ठीक है। और टेट्रागोनल कंप्रेशन में वो क्या होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। और बाकी क्या होगा, अभी आप एक आदमी को ऐसे मतलब ऊपर से चिपटा कर दोगे तो साइड से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा ना। उसी तरह जेड आउट एंड जेड इन, इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़े थे। तो मैंने आपको बस बताया था टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां रहता था तब ज्यादा, डी जेड स्क्वायर में। जब डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तब हम बोलेंगे उसको टेट्रागोनल इलोंगेशन। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज्यादा हो, यानी एक्स वाई एक्सिस में ज्यादा हो, तब हम उसको बोलेंगे टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन। समझ में आया सबको? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो उसका बस सिंपल ऑर्बिटल डायग्राम में सॉरी मतलब स्प्लिटिंग डायग्राम बना दिया हूं। अब बस इसको आप एक बार समझ लो। ये कैसे होता है, ये ग्राउंड स्टेट में होता है ना, ये ग्राउंड स्टेट में होता है। कौन है ये, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये होता है। ये ग्राउंड स्टेट से पहले क्या होता है, जब हम एनर्जी देते हैं प्रोपोर्शनल एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट को जाता है, फिर इधर स्प्लिटिंग होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड। अब कहां होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, इधर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड और EG अनसिमेट्रिकली फील्ड। अगर सिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो नहीं होगा ही नहीं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जब टेट्रागोनल कंप्रेशन में होता है, इसमें पहली चीज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। ये इतना रखो, याद रखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज्यादा होगा तो आपको पता है आउबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से जो इसका एनर्जी कम होता है भाई वो पहले फील होता है। उसी तरह जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा वो पहले फील होगा। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनर्जी सिंपल सा कम है। देखो डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई एंड एक्स जेड, सॉरी डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इसमें जितना जेड कंपोनेंट है वो ऊपर चला गया और बाकी नीचे स्प्लिट होके आ गया। समझ में आया, एक्स वाई कंपोनेंट। इस तरह उधर भी क्या हुआ, ये T2G है ना आपका, ये T2G है और ये क्या है, EG। अब इज T2G में क्या हुआ, dxy कंपोनेंट आ गया, EG में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंपोनेंट आ गया नीचे। अब मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल D9 सिस्टम हम लेते हैं, ठीक है। D9 किसका होता है, कॉपर 2+ का, ठीक है, कॉपर 2+। कैसे याद आ रहा है मुझे, सब बताया था आपको, D9 सिस्टम। अब इसका तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कुछ भी हो भाई, क्या है ये, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो फीलिंग सेम ही होगा, ठीक है। D9 सिस्टम फील करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच गया। अब इसको कैसे फीलिंग करेंगे हम, करो फिर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें तो T2G भाई सिमेट्रिकली फील्ड है, अनसिमेट्रिकली कौन फील्ड है, EG। अगर EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है दैट मींस इधर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यानी उसका जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप ना, आप दिमाग में इतना घुसाओ, अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है तो रेगुलर जो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है वो थोड़ा डिस्टोर्ट हो जाता है, उसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेज हम पढ़ रहे हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन। अब क्या होगा, इधर मोस्टली D9 में टेट्रागोनल कंप्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो कैसा है, इसको कैसे फील करेंगे, पहले नीचे का है ना 1 2 3। अब देखो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुआ, इसमें ज्यादा हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
जेड आउट का ये क्या है कंप्रेशन, यानी जेड इन ये छोटे होंगे और ये बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? ये लिगेंड, ये भी लिगेंड, ठीक है। कंप्रेशन यानी जो एक्सियल पोजीशन में वो छोटा हो जाएगा। आपको समझ में आया? अब बस इसका एनर्जी ऑर्डर याद रखना। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है नीट और आता है आईआईटी, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जो टेट्रागोनल कंप्रेशन होता है उसमें एनर्जी डी ऑर्बिटल का जो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता है, टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या रहता है, कंप्रेशन का पहले क्या आया डी जेड स्क्वायर सबसे कम, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद इन दोनों का देखो इक्वल डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, उसके बाद डी एक्स वाई। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो। फिर आपको एक क्या करूंगा, एक नीट का एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा। कैसे आता है आपको देखने की जरूरत नहीं है, डरने की। ये बहुत मतलब थोड़ा डेप्थ जा रहा था मैं, बट उतना नहीं चाहिए अभी। नीट के लिए जितना चाहिए हम बस उतना पढ़ेंगे। ठीक है, नीट और जेईई मेंस के लिए पहले इतना नोट डाउन करो। ओके, हो गया, नोट डाउन कर लिया? आई होप समझ में भी आया होगा। ओके ओके, अब क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन, पहला एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ओके, which of the following configuration possesses what? JTD, Joan Teller डिस्टोर्शन। ठीक है, कौन जेटीडी फॉलो करता है? चलो आप एग्जांपल, मैं ऑप्शन देता हूं आपको। ठीक है, ऑप्शन देता हूं, देखो ऑप्शन D4, D7, D8, D9। ओके, आ गया। ऑप्शन ए है D4, बी है बी है D7, D8, D9। ओके, D7, then C D8 and sorry D9। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है एक्चुअली। सो डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट फॉलो, यू कैन राइट। ठीक है, डज नॉट follow जॉन टेलर डिस्टोर्शन। अब आपके दिमाग में सोचो, ठीक है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इनमें से कौन फॉलो नहीं करेगा, बस उसके बारे में सोचो। कौन फॉलो नहीं करेगा जॉन टेलर डिस्टोर्शन? ठीक है, पहले सोचो आप। हो गया? चलो हम कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और सबको वीक फील्ड लिगेंड लो। वीक फील्ड लिगेंड यानी नो स्ट्रॉन्ग फील्ड, कुछ भी। पहले इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है, D4 का। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। D4 का ड्रॉ करो, ऊपर हो गया कितना, 1 2 3 4। देखो ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है, बट ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये तो फॉलो करेगा ही करेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा ही होगा। अब आते हैं D7 में। D7 में क्या है, इसको सॉल्व करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इधर सिमेट्रिक है बट इधर अनसिमेट्रिक है, यानी ये भी क्या करेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन फॉलो करेगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉट फॉलो। समझ में आया? आपको घुमाएगा ऐसा और नॉट फॉलो दिया होगा और ऑप्शन फर्स्ट में ही होगा कि ये फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट में होगा फॉलो करता है, यानी फर्स्ट में भी ऑप्शन घुमा के दे सकता है कि फॉलो नहीं करता फॉलो करता है। तो मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट फॉलो दिया, बट आपके दिमाग में क्या होता है, कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला में देख लो आप, ये फॉलो करता है, तो आपने जल्दी में क्या किया, ऑप्शन ए टिक कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आराम से 1 बाय 1 ऑप्शन सॉल्व करना। क्वेश्चन को भाई 2-3 बार रीड करना सिंपल सवाल है। देखो अब D8 भरो, D8 का क्या होगा, D8 का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इधर ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, इधर कुछ होगा नहीं होगा, तो ये जेटीडी फॉलो नहीं करता। अब D9 पे आओ, अभी तो D9 का बनाए थे हम, है ना, टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
देखो ये सिमेट्रिक है बट ये अनसिमेट्रिक है, समझ में आया? तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका नीट एग्जाम की कौन सा ईयर का क्वेश्चन है? नीट 2016, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन ऐसे आया था। ये हो गया एक प्रकार का। और कैसे दे सकता है? ऐसे देगा, which of the following complex does not follow JTD, ठीक है। इसका दो ही तरीका का क्वेश्चन आ सकता है, कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स दिया होगा, जैसे आपको मैं कुछ भी दे रहा हूं, एनोनिम कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, ठीक है, CuNH3 होल 6 3 प्लस FeCN6 क्या 4 माइनस, ठीक है। और क्या दे सकते हैं हम? CuH2O होल 6 3 प्लस। ये सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं फॉलो करना है। ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। मुझे पता नहीं, अगर सारा फॉलो करता है तो करता है, अगर नहीं करता है, किसी में भी आप डाउट हो कमेंट कर लेना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझा दिया। जेटीडी एक स्मॉल पार्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, उसमें आपको इधर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा। और एक क्वेश्चन अभी आ रहा है रिसेंट, किसमें स्ट्रॉन्ग जेटीडी होगा किसमें वीक जेटीडी, उसमें आपको देखना है T2G अनसिमेट्रिक फील्ड है या EG, जो बताया था लास्ट लेक्चर में, देख लेना। ओके, वेरी गुड, एक बार इसको नोट डाउन करो। चलो, उसके बाद मैं आपको लास्ट क्रिस्टल फील्ड थियरी का लिमिटेशन बताऊंगा। हो गया? वेरी गुड। ओके, अब लास्ट फाइनली लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। कौन सा लिमिटेशन है? इसका एक ही लिमिटेशन है, वो ही सबसे जरूरी लिमिटेशन है, जिसके बदले नेक्स्ट थियरी आया। और एक लिमिटेशन क्या है? जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताया था ना, इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, भाई वो है क्यों? ठीक है, वो है क्यों? सिंपल सा लिमिटेशन लिखो इसका, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड any information regarding the reason of what? Reason of spectrochemical series, ठीक है। अब आपको इसके बाद आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए कौन आएगा? LFT, और आएगा MOT, ठीक है। LFT यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है, और MOT सेम उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या बताएगा? कौन सा लिगेंड, यानी पाई एक्सेप्टर। लिगेंड 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। लिगेंड 3 प्रकार का होता है मोस्टली। पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, ओके, सिग्मा डोनर होता है, और सिग्मा एक्सेप्टर, यू कैन सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर, ठीक है। ये पाई एक्सेप्टर यानी ये पाइस्टर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और ये सिग्मा डोनर यानी सिग्मा बॉन्डिंग से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये पाई डोनर यानी पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इनके बेसिस पे कौन सा लिगेंड हो, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है तो ज्यादा एनर्जी गैप, सिग्मा डोनर होता है और कम एनर्जी गैप, पाई डोनर होता है और कम एनर्जी गैप, ठीक है। मतलब किसमें कम एनर्जी गैप, किसमें ज्यादा एनर्जी गैप। आपको पता है ना, जिसमें कम एनर्जी गैप उसमें क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा, नीचे फिल होने के बाद ऊपर चला जाएगा। और जिसमें ज्यादा एनर्जी गैप उसमें क्या होगा? पेयरिंग होगा, यानी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है। तो ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम बोल सकते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर यानी उनका पाई स्टार जो ऑर्बिटल है, हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, पाई स्टार ऑर्बिटल में
वैकेंट रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन उधर आ सकता है। ठीक है, बस अभी इतना समझो। CFT का मेन जो लिमिटेशन है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में कुछ नहीं बताया, उसको सॉल्व करने के लिए आया कौन? LFT और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। समझ में आया? पहले इतना नोट डाउन करो। ओके, हो गया? वेरी गुड। ओके, अब उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि कोऑर्डिनेशन में ही इंक्लूड है, बट जब आगे जाके आप फ्यूचर में पढ़ोगे ना, आगे वो दोनों चैप्टर आपको अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आप नाम पे ही सब कुछ जान पाओगे। देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या जानेंगे हम सर, है ना? तो बेटा ऑर्गेनो यानी ऑर्गेनिक, समझ में आ रहा है? मेटेलिक यानी मेटल से रिलेटेड होगा, कंपाउंड यानी आपको पता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं? कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, सिंपल। और मेटल आपको पता है कौन कौन से मेटल है ना। अब ऑर्गेनोमेटेलिक, इसमें क्या पता चल रहा है? जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होगा, डायरेक्ट आपस से जुड़े होंगे। समझ में आ रहा है? जिस कंपाउंड में कार्बन एंड मेटल आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, उनको बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ में आया? तो एक बार लिखो, इफ ए कंपाउंड कंटेन, राइट डाउन उसका डेफिनेशन लिखो। इफ ए कंपाउंड कंटेन कार्बन मेटल direct bond, okay, these compound are called OMC। इसको बोलते हैं हम OMC, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और OM&C। समझ में आया सबको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वेरी गुड। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब मैं तो ये स्टेटमेंट बोल दिया भाई, कार्बन मेटल डायरेक्ट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एक ऐसा नाजायज रिएजेंट है, सबके साथ रिएक्ट करता है, वर्सेटाइल इन नेचर, यानी सबके साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं RMgX, फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं CH3MgCl, ठीक है, और CH3MgBr हम लिख सकते हैं। अब देखो, CH3 में ये कार्बन क्या है? कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, साथ में कौन लगा है? Br। अब देखो, कार्बन और मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, कार्बन मेटल का क्या है? इधर डायरेक्ट बॉन्ड है। ये बोल दिया ऑर्गेनोमेटेलिक के फादर ने, ठीक है, कि कार्बन मेटल डायरेक्ट बॉन्ड। ओके, बट अच्छा, इसके पहले आपको बता देता हूं, पहले इतना नोट डाउन करो। हो गया? वेरी गुड। ओके, इस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री एक बहुत इनोवेटिव केमिस्ट्री है, जिसका फादर कौन है? याद रखना, ठीक है, फादर ऑफ OMC और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री किसी को याद है? कौन है? एडवर्ड फ्रैंकलिन। ठीक है, नाम है एडवर्ड फ्रैंकलिन, राइट डाउन, एडवर्ड फ्रैंकलिन, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक के फादर। ठीक है, बस अब बात आई, ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक का इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, कार्बन मेटल डायरेक्ट बॉन्ड, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिनके क्या है? कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन है? RH PPH3 थ्राइस Cl। समझ में आया? RH PPH3 थ्राइस Cl, इसको हम बोलते हैं विल्किंसन रिएजेंट। बाद में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है, विल्किंसन रिएजेंट।
ये देखो अब रोथेनियम है, सॉरी हाँ रोडियम है, बट इधर कार्बन आपको कहीं दिख रहा है नहीं, बट इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इस तरह कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आया जहां की कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड ना होते हुए भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुए वो, क्योंकि इधर ऑर्गेनिक एंड मेटल भी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अब देखो उसके बाद हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहले इतना नोट डाउन करो, ओके राइट डाउन। पहले क्या टाइप्स है, बॉन्ड के टाइप, बॉन्ड है इधर सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, पाई बॉन्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है राइट डाउन। based on the type of bond organometallic compounds are of various type, ठीक है various types। पहला आता है हमारा सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, ठीक है सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड यानी मेटल, ये मेटल है, ये कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड होगा। मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। समझ में आया? तो पहला एग्जांपल हम एग्जांपल में लिखता हूं एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल, ओके वी कैन राइट Al, एग्जांपल लिख दो इसका, याद रखना बेटा एल्यूमिनियम साथ में जो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है ना, तो एल्यूमिनियम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा, ये हो गया एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अभी आपको बताया RMgX है ना, क्या CH3Mg देखो कार्बन और मेटल के बीच क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आया सबको? राइट डाउन। इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एल्यूमिनियम, क्योंकि आता है एग्जाम में, ठीक है CH3 अब सिंपल सी बात है, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। जो जिसने पढ़ा है sp2 यानी प्लानर होगा ना। समझ में आ रहा है? लिखो एक बार, हो गया। उसके बाद हम और एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो PbC2H4 होल 4, ओके टेट्रा मिथाइल लेड C2H5, ओके C2H5 राइट डाउन, ओके टेट्रा इथाइल लेड हो गया। इट इज मेनली यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, ठीक है टेट्रा इथाइल लेड, इसको बोलते हैं हम टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है TEL बोला जाता है, TEL इसका यूज क्या है, मेनली एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल, ठीक है इतना नोट डाउन करो पहले, ओके हो गया, वेरी गुड। ओके और एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो फिनाइल लिथियम, ठीक है फिनाइल लिथियम एंड जिंक C2H4 होल ट्वाइस, ये भी लिख सकते हो C2H5 not H4 C2H5, this is called Frankland reagent, ठीक है ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का फादर है ना वो उन्होंने डिस्कवर किया था ये, ओके C2H5 इसको बोलते हैं हम, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं Et2Zn, ठीक है ये। अब नेक्स्ट आता है क्या, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कार्बन और मेटल के बीच क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। अब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एग्जांपल एक लिख देता हूं, आप लिखना, ठीक है हम लिख सकते हैं K प्लस PtCl, ये हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड CH स्ट्रक्चर देख के बावड़ा लग रहा है, नहीं ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका, जीजे सॉल्ट का,
किसका है? जीजे सॉल्ट, जीजे सॉल्ट, जेड ई आई राइट डाउन AC, जेड-ई-आई-AC, जीजेस सॉल्ट। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला अगर लिखना चाहो आप, सिंपल K प्लस के PtCl2, इसको हम हैप्टिसिटी बोलते हैं, C2H4 2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, KPtCl2, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, KPtCl2 C2H4 होल ट्वाइस। ये भी हो गया जीजे सॉल्ट का फॉर्मूला। समझ में आया? ये है हमारा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, फेरोसिन। ठीक है, फेरोसिन कैसे लिखते हैं? F, ठीक है, ऊपर, इधर मैं लिख दिया अभी, सॉरी, लिखो एक बार, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये हो गया फेरोसिन। ठीक है, फेरोसिन ये भी है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, फेरोसिन। समझ में आया सबको? नोट डाउन करो। ये एक एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, नोट डाउन करो। हो गया? उसी तरह हम और भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिख लो, शायद काम आ जाए, है ना। लिखो। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या? क्रोमियम, जैसे फेरोसिन बनाया था उसीलिए क्रोमियम का भी कंपाउंड बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला लिख पाओगे नहीं? ये तो क्रोमियम 2 है ना, क्रोमियम 2 है। कैसे लिखोगे इसका फॉर्मूला? ईटा 2, बिकॉज दो कार्बन से जुड़ा है, ये ईटा है हैप्टिसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन से ये जुड़ा है, ऐसे जुड़ा होता है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। ठीक है, सो इसका हैप्टिसिटी हो गया 2, तो ईटा 2 हम लिख सकते हैं C6H5 होल ट्वाइस Cr0। इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? अगर ये ईटा 2 यानी बॉन्ड से लगा होगा, ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बॉन्ड से लगा होगा, यानी 2 कार्बन से लगा है, देखो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इसीलिए ईटा 2 हो गया। ये Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एक एग्जांपल हो गया, राइट डाउन। इसमें आप देख पाओगे क्या है, कार्बन के साथ पहले से इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और साथ में क्या है, पाई बॉन्ड भी है। समझ में आया सबको? एक बार नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया? ओके, वेरी गुड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, उसके बाद आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा कलर एंड स्पेक्ट्रा के बारे में, फिर हम फिनिश करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फिर आपके जो भी अगर डाउट होंगे आप जरूर मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।